हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माय नेम इज़ ऋतिक भारद्वाज एंड आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस के बारे में कि रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरह से कार्य करता है और रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर किस तरह से वर्क करता है। और हम जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वह उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। क्योंकि कंसेप्चुअली क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो चालकों के अंदर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, या प्रतिरोध बढ़ा दे तो तापमान का क्या प्रभाव। तो इनके बीच रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी देखेंगे और इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस यदि टाइम रहा तो हम करके देखेंगे। तो कर लेंगे, अगर आपको रहेगा तो शायद कर लेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। आज के बाद आपने पढ़े होगा बहुत सीरीज और कॉम्बिनेशंस, इसके अंदर बच्चों को दिक्कत भी आती है कि कब कैसे लगता है। आप विश्वास करो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इसे फील कराएंगे। टेंशन नहीं लो, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। उसी तरह से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में। सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस ओम का जो नियम था उसके अंदर रेजिस्टेंस को हमने देखा था V बराबर आई आर, ओम के नियम से हमारे पास ये आया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में कि इसका कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में वैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, ये आपको पता ही है। इसका जो फॉर्मूला था R बराबर V अपॉन आई भी था, ये चीजें हमने देख ली थी। इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो क्या होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसका सिंबल होता है ये। और दूसरा इसका जो मात्रक लिखे हम तो वो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। ये दो इसके मात्रक होते हैं। तो यहां तक हमने इस चीज के बारे में देख लिया था। तो अब हम बात करने जाएंगे कि इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस का, कि क्या करेंगे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रतिरोध का तापमान पर प्रभाव। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से ये रिलेट करता है आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, चालक, अर्धचालक और कुचालक, तीनों से रिलेट करता है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम, तापमान, सॉरी ये डालो, प्रतिरोध का तापमान पर प्रभाव, ठीक है। मतलब इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। देखो, आपको मैं इधर लिख लेता हूं चालक, इधर लिख लेते हैं हम कुचालक, इधर लिख लेते हैं हम कुचालक और इधर लिख लेते हैं हम अर्धचालक, ठीक है। ये आपके पास तीन है, हमने पढ़े थे। धातुओं को तीन भागों में बांटा गया था, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इन तीनों के बीच हम पढ़ेंगे अब डिफरेंस में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो, हमने बताया था कि जो चालक होता है ना उसके अंदर तापमान बढ़ाने पर कैसे, अगर आप पहले लिख लो सीधा कि तापमान हम बढ़ाएंगे, इसमें भी मैंने मान लो तापमान बढ़ाया, यहां पे भी मैंने तापमान बढ़ाया, ठीक है, और यहां पर भी मैंने तापमान बढ़ाया, ये बढ़ा दिया, ठीक है। तीनों पर मैंने तापमान बढ़ाया है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जबकि इनका क्या होगा, इनका प्रतिरोध घटेगा, डिक्रीज होगा, और इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, प्रतिरोध
ताप गुणांक जो होगा वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा आता है? ऋणात्मक। ठीक है। और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव, और इसका भी नेगेटिव। देखो अब इसे समझते हैं कैसे। ये तो हो गया आपको रटने की बातें जो कि आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसे हम फील करके देखते हैं कि कैसे किस तरह से होता है। तो देखो थोड़ा हाई मतलब अब कंसेप्ट है कि अगर आपको समझना है कि किस तरह से होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का कंसेप्ट है। अगर आप रटने में रट सकते हो तो रट सकते हो, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को क्या होता है कि समझने की ज़्यादा है कि होता क्यों है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एडवांस कंसेप्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता क्या है कि जो चालक होते हैं, कोई भी धातु होती है उसके अंदर जो होता है ना, वो होता है एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। मतलब एक संयोजी बैंड होता है, एक वैलेंसी बैंड, वर्जित बैंड जो बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक ऊपर वाला एक होता है कंडक्शन बैंड, मतलब इसके अंदर ऐसे होता है। देखो ये होता है आपका कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। ठीक है, चालन बैंड इसे कहते हैं आप, चालन बैंड, चालन बैंड हिंदी में, और इसे कहते हैं हम संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, एक्स्ट्रा है, पहले ही बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बीच एक गैप होता है। ठीक है, क्या होता है? गैप। इन दोनों के बीच एक गैप होता है। अब क्या होता है, इसके अंदर भी ये होते हैं, इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है, ये चीजें सबके अंदर होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि करंट किसके कारण बहता है? किसी भी चालक के अंदर या किसी भी चीज के अंदर करंट किसके कारण बहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि चालकों के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंडक्शन बैंड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या होता है, जबकि इसके अंदर तो सबसे ज्यादा कंडक्शन बैंड के अंदर, चालन बैंड के अंदर, जबकि कुचालक के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए नहीं जाते, जबकि अर्धचालकों के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, मिनिमम बहुत कम मात्रा में, तो यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। वैलेंस बैंड में होते हैं सब, वैलेंस बैंड में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, इसके वैलेंस बैंड में है, इसके भी वैलेंस बैंड में है। दिक्कत क्या है? देखो इसके अंदर इसके आधे यहाँ पे, आधे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर है, उससे कम किसके हैं? थोड़े कम आप बोले तो बीच के हुए आपके अर्धचालकों के अंदर, और ना के बराबर है आपके पास किसके अंदर? वो कुचालक के अंदर। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर। अब क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके पास एनर्जी आती है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके पास एनर्जी आती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडेंसेशन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएंगे। भाई ऊर्जा लेकर कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर वाले बैंड में जाएंगे। अब क्या होता है, जब यहाँ से एनर्जी लेकर वो ऊपर जाएंगे तो मान के चलो कि हमारे पास चालक के अंदर पहले से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, जब यहाँ से ऊर्जा जाएगी तो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास तो ऑटोमेटिकली पहले से है, तो ये जल्दी ऊर्जा लेंगे। और क्या करेंगे कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके पास ज्यादा ऊर्जा होने के कारण ये आपस में टकराएंगे, टकराएंगे। टकराने के कारण इधर उधर गति करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे, एक को इधर तो कोई इधर, कोई इधर। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये इधर उधर गति करेंगे तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इनके जो अब भाई इनके फ्लो में रुकावट होने लगेगी। पहले क्या लगाया था कि जैसे हमने बैटरी लगाई थी, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे फिक्स, जैसे हमने किसी सर्किट के अंदर बैटरी लगाई और वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हुए। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे इधर उधर। ठीक है, जब वो इधर उधर मूव करेंगे तो उनके जो डायरेक्शंस है एक फ्लो में होने की, जिसमें वो एक दिशा में बह रहे थे,
अब वो बिगड़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि इधर उधर गति करने के कारण करंट फ्लो होने में रुकावट आएगी, जिससे कहते हैं रुकावट आने का मतलब ज्यादा आ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि चालकों में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि कुछ चालकों में क्या होता है, यहाँ से जाएंगे, सॉरी अर्धचालक देखो पहले, अर्धचालक में क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड से, जिससे कि क्या होगा धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रतिरोध कम होगा। इसमें भी मिनिमम होता है, ऋणात्मक न के बराबर है, इसे हम एक्सेप्शन में लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें तो आई होगी समझ कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कम क्यों है, इसमें भी कम क्यों है और इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आई होगी। तो एक बार इसे उतारो, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि सीरीज और पैरेलल के बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। देखो अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशंस के बारे में। देखो भाई, हेडिंग है आपकी प्रतिरोध संयोजन, प्रतिरोध संयोजन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप पढ़ते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, पहला टाइप पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशंस। देखो क्या है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर के जो प्रतिरोध होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध एक सीरीज के अंदर जोड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ठीक है हमारे पास। तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, डेड ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट हम जोड़े तो सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 Rn। ठीक है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा NR की। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है यहां से ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जब आपके अंदर सीरीज के अंदर गई कि कोई भी समांतर क्रम, मतलब कोई भी चीजें परिपथ के अंदर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम इस तरह से उसको सोल्व करेंगे, दो कहे तीन कहे जो भी है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि श्रेणी क्रम के अंदर जो होता है वो धारा समान होती है। क्या होती है, धारा समान होती है, धारा समान होती है। जबकि जो विभवांतर होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे स्टार मार्क कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, दोनों चीजें फील हो जाएंगी, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम क्वेश्चंस करके देखेंगे एक प्रॉब्लम जिसमें आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपके पास ये चीजें आपको याद रखनी है, सीरीज के अंदर होता है तो इस तरह से हम जोड़ते हैं, और उसके अंदर धारा क्या होती है, धारा एम्पी जो होती है
वो समान होती है, जबकि विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। उसके बाद होता है समांतर, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो देखो समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास सर्किट से कोई वायर आता है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, कितने भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मानो R1, R2 और R3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैशेस 1/Rn तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा N/R के, ठीक है। ये हो जाता है R N/, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। आपको कोई भी क्वेश्चन जरूरी ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी भी कैसा भी हो, सीरीज में दिया हो तो उस तरह से रखो, पैरेलल में दिया हो इस तरह से जमाओ, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग और लिख लो इसके अंदर, इसके अंदर लिख लो आप कि इसमें क्या होता है, धारा विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान, जबकि विभवांतर समान जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। लिख लो इस चीज को। ठीक है, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको कराऊंगा क्योंकि 15 इजी है, 15 में देख लेना, 15 नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ हल्का सा, मेरे हिसाब से आप उसे कर लोगे। अगर आपको हल्की से भी आपको रेजिस्टेंस में पैरेलल और कॉम्बिनेशंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, और मेरे हिसाब से कर लोगे आराम से, कोई टफ नहीं है वो, ठीक है। और होना भी चाहिए आपके पास, क्योंकि वो एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन किसी को दिक्कत आए तो मैं उसे करवा देता हूँ, हल्का सा हिंट दे देता हूँ। उसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन हमारे पास है कि 8 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 4.5 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो R की वैल्यू याद कीजिए, आपको दो समांतर क्रम में जोड़ना है, ऐसे एक समांतर क्रम में और आपको दूसरा भी समांतर क्रम में जोड़ना है, ऐसे। अब आपको R1 की वैल्यू आपके पास 8 ओम है और R2 की वैल्यू हमारे पास 6 ओम है, ठीक है। आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास दी गई है 4.5 ओम। बेसिक कैलकुलेशन करनी है, R1 की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगा। पैरेलल की कही है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 से, ठीक है। जैसे ही आप इस चीज को जमाओगे और सिंपल कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। कईयों को तो प्रॉब्लम भी आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में, सच में ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे हम समझते हैं। ये क्वेश्चन कराने लायक है, बहुत अच्छा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि दो रजिस्टर है आपके पास, दो प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 16
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को अच्छी थोड़ा दिमाग पर जोर देने वाला, कि दो प्रतिरोधों प्रतिरोधकों दो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम्स 24 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस संयोजन को इस संयोजन को इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, प्रतिरोध 22 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तब 12 ओम प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करो, धारा का मान ज्ञात करो। चलो करो इस क्वेश्चंस को ट्राई, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसे सोल्व कर सकता है। जिसने सोल्व किया हो, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। देखो करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो, दो प्रतिरोधक हैं आपके पास, 12 ओम और 24 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस कहा है उस तरह से हम इस क्वेश्चंस को बनाते चलते हैं, ठीक है। ये 12 ओम और 24 ओम, मान के चलो कि ये हमारे पास 12 ओम है और ये 24 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में 22 ओम, अब इसे मैं श्रेणी क्रम में बना दिया, ये कितना होगा 22 ओम, ठीक है, से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। मैंने बैटरी जोड़ दी 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तब धारा की वैल्यू 12 एम्पियर पर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बार इस परिपथ को हल्का सा और सोल्व कर लूं। तो हमारे पास, आप जब इसे सोल्व करोगे तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो कितना आएगा 1/12 सॉरी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 24 लघुत्तम लेंगे तो 2 + 1 3/24, तो 1/8, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम, ठीक है, 8 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये सर्किट जो है वो ऐसे बना सकता हूँ मैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस और ये हमारे पास 22 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब इसके अंदर भी हम करंट निकाल सकते हैं। देखो अभी क्या होगा, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये कितने हो जाएंगे 30 ओम, तो ये बन गया हमारे पास 30 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो ये कितना हो गया 30 ओम और ये हो गया 12 वोल्ट और 30 ओम। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, I बराबर V/R होता है, I बराबर V/R के, तो V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 30 वोल्ट, ठीक है। तो 12 एकम कितने से कटेगा, ये 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 एक देखा 30, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, 2/5। तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2/5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब ये जो चीजें हैं इन्हें मैं यूज लूंगा आगे। अब भी देखो, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है,
ये काम का हमने देख लिया, 8 इक्विवेलेंट तक यहाँ तक आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं वो याद रखना कि हमारे पास जो करंट है वो 2/5 एम्पियर का करंट है, ये याद रखना भी। देखो हमारे पास जो करंट है वो 2/5 एम्पियर, इसी पे लिख दो यहाँ पे, करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2/5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ऑल सर्किट के अंदर, ठीक है। ये हमारा करंट फ्लो हो गया 2/5 एम्पियर पूरे सर्किट के अंदर। अब दिक्कत क्या है कि हमने तो करंट निकाल लिया, तो उत्तर तो ये मिला ही नहीं, ऑप्शन में ये चीज तो है ही नहीं, तो दिक्कत क्या है। देखो यहां तक हमने जो निकाला है वो पूरा सर्किट का निकाला है, जबकि हमारे पास हमें 12 ओम पर निकालना है, क्वेश्चन में 12 ओम पर दिया गया है। तो देखो अब क्या होगा कि मुझे पता है कि ये दोनों पर 12 ओम इसमें आ रहा है, और ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। पैरेलल में होने के कारण हमें पता है कि जब भी दो चीजें समांतर क्रम संयोजन में होती है तो विभवांतर समान होता है। क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जितना विभव आएगा उतना ही इस पर विभव आएगा। क्लियर, ठीक है भाई। अब जितना विभव इस पर आएगा उतना ही विभव उस पर आएगा। तो मैं एक बार विभव निकाल लेता हूं कि इस पर दोनों पर जब हमने 8 इक्विवेलेंट जो हमारे पास आया था उस पर कितना विभव था। 8 इक्विवेलेंट तब आया था ना हमारे पास, इनका रजिस्टेंस जब सीरीज में किया था तो इस पर विभव कितना था वो निकाल लेते हैं हम। तो देखो हमारे पास V बराबर होता है IR के, तो V बराबर I कितना चल रहा है पूरे सर्किट के अंदर, 2/5 एम्पियर, ठीक है। और रजिस्टेंस कितना होता है, 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 8 ओम। क्यों यहाँ पर, क्योंकि वो सीरीज हमने इन दोनों को सोल्व किया था तो हमारे पास 8 ओम इक्विवेलेंट में आया था, इसीलिए मैं 8 वहां लिख रहा हूँ R की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो विभव आएगा वो आएगा 16/5 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहां पर जो विभवांतर है 16/5 वोल्ट, उतना ही विभवांतर यहां पर है 16/5 वोल्ट, ठीक है। दोनों पर विभवांतर समान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे पास यहां पर भी विभवांतर, यहां पर भी हमने विभवांतर निकाल लिया। अब ये बताओ, यदि आपके पास विभवांतर पता है, धारा पता है हमारे पास, तो हमें विभवांतर पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो V बराबर होता है IR के, तो I बराबर V/R के। तो V की वैल्यू कितनी होती है, 16/5, और R की वैल्यू कितनी है, I बराबर V/R, तो 16/5 इंटू 12, ठीक है। रेजिस्टेंस 12 ओम पे निकालना है तो 12 पे निकालेंगे करंट। तो I1 रख देता हूँ, इस पर जो करंट फ्लो होगा वो I1 आ रहा है, इस पर जो करंट हो रहा है वो I2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट I2, और यहाँ पर करंट आ रहा है I3, ठीक है। तो देखो I1 की वैल्यू करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिये 12, तो I1 पर जो करंट आ रहा है वो आएगा 4/15 एम्पियर। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। तो यहां पर जो करंट हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास फ्लो हो रहा है 4/15 एम्पियर का करंट। मतलब यहां से 2/5 से 4/5 एम्पियर करंट यहाँ चला गया, और बाकी कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है। तो I1 की वैल्यू 12 ओम पर 4/15 एम्पियर करंट आएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके पास 12 ओम का। लेकिन अब हम निकालेंगे, इस पर भी देख लेते हैं हल्का सा। तो देखो इस पर हल्का सा देख लेते हैं, तो हमारे पास विभवांतर वही रहेगा। देखो विभवांतर हमारे पास 16 वोल्ट है, मतलब विभवांतर तो 16/5 है ही, तो हमें हल्का सा क्या करना है, इसे चेंज करना है, बस क्या करना है। देखो I2 बराबर विभवांतर 16/5 है हमारे पास, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस 24 ओम रख देना है आपको। तो देखो 2 × 16 और 12 दूनी 24, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 दूनी 12, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो I2 कितना आ गया आपके पास, 2/15 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/15 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2/15,
एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज मत होना इतनी चीजें देखकर। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2/15 एम्पियर हो रहा है I2 की वैल्यू, ठीक है। I3 भी हम निकाल सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। I3 भी निकाल के देखते हैं, इसे उतारे पहले। देखो I3 यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखो हम पहले विभवांतर निकालते हैं कितना होता है। जब 22 ओम का प्रतिरोध है आपके पास, तो देखो विभवांतर होगा V बराबर आई आर। तो V बराबर आई कितना है आपके पास, करंट कितना जा रहा है, हाँ। अब देखो क्या होगा, करंट जो दोनों में जा रहा है वो कितना जाएगा भाई, ये सीरीज में बदल गए ना। अब सीरीज में बदलने का मतलब करंट सेम चलेगा, इसे मिटा लो, इतने जगह नहीं आएगी, और अलग से समझते हैं इसको। तो देखो सुनो, ये ध्यान रखना कि जो सीरीज के अंदर करंट चेंज नहीं होता, जितना करंट है उतना ही रहेगा, ठीक है। जबकि डिफरेंस किस में आता है, विभव में। डिफरेंस किस में आएगा, विभव के अंदर ही तो आएगा। तो ये ध्यान रखना कि करंट हमारे पास कितना आएगा, उतना ही आएगा कि 2/5 एम्पियर, ठीक है भाई, यही तो बटा है करंट। फिर ये सीरीज बदलेंगे, यहाँ पर भी उतना ही करंट है, तो करंट लगभग पूरे सर्किट में सेम रहेगा यदि सीरीज के अंदर होगा तो, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये हो गया 2/5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 22 ओम, ठीक है। तो विभवांतर आएगा 2 दूनी 4, 44/5 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछ सकता है विभवांतर, ना कि करंट। करंट तो सेम उतना ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इसके अंदर ही पूछे, तब हमारे पर्टिकुलर इसके अंदर, तो देखो हम I बराबर होता है V/R के। तो V की वैल्यू ये इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22 ओम। R की वैल्यू कितनी है, 22 ओम है ना, ठीक है। V की वैल्यू 44/5, R की वैल्यू ये है, तो ये कटेगा, तो ये 22 दूनी 44, 2/5 एम्पियर, वही आ गया ना, क्योंकि कहा है ना पूरे एम्पियर पर परिपथ पर करंट सेम रहता है। अगर वो सीरीज के अंदर है तो 2/5 एम्पियर फ्लो होगा इसके अंदर। बताओ कोई दिक्कत, पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन मैंने आपके सामने कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा टाइम दिया है। वो तो बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमने जाना कि जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस का, उसको हमने समझा, और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा, और एक क्वेश्चन आपके लिए भी कहा है HW के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत, आपने ये क्वेश्चन हैंडल कर लिया तो समझ लो आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के सभी टाइप के लगभग क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने दूसरी चीज आपको यहाँ पर भी करंट निकालना बता दिया, यहाँ पे भी सब मैंने बता दिया। तो आपका इस क्वेश्चन करने के बाद आप रेजिस्टेंस और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे नीचे ही बनेंगे। ये बेस्ट टॉपिक, ये आपका बेस्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार आप वीडियो दोबारा देख लें, और इससे क्वेश्चंस को खुद करके जरूर देखें आप एक बार, बिना एक बार समझ लो उस क्वेश्चंस को, उसके बाद खुद बिना देखे आप जरूर नहीं, आप यही वैल्यू रखो, आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो, लेकिन पहले आप इन्हीं वैल्यूओं से करके देखना, उसके बाद अपने हिसाब से कोई वैल्यू रखना, तब करना। अगर वो होता है तो समझ लो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत इनसे रिलेटेड या वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड बने रहें अपने चैनल के अंदर। आपको RRB लोगों के लिए पूरी फिजिक्स कंप्लीट आपको कराई जाएगी, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको
बेस्ट मिलेगा, जितना मैं दे सकता हूँ पूरा बेस्ट आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन आपका साथ चाहिए होगा, हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा के ले जाएंगे, लेकिन आपका साथ ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और लगे रहें अपनी मेहनत के ऊपर। एंड टेक केयर, बाय बाय।